नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के ढांचे पर बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है द लास्ट लाइट ऑफ दिवाली, यानी दिवाली की आखिरी रोशनी। ये कहानी एक क्राइम थ्रिलर है और इसकी खासियत ये है कि ये दिवाली जैसे रोशन त्योहार के माहौल में सेट की गई है। तो एक तरफ त्योहार का उल्लास है, दूसरी तरफ गहराता हुआ रहस्य और अपराध बोध। आज हम इसी कहानी के ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इसकी कहानी कहने का तरीका, इसके साइकोलॉजिकल पहलू और कैसे ये रोशनी और अंधेरे के बीच एक अजीब सा तनाव पैदा करती है। त्योहार और थ्रिलर का ये मेल वाकई में काफी उत्सुकता जगाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे परत दर परत खोलना। बिल्कुल। ये जो संयोजन है यही इसे एकदम खास बनाता है। दिवाली, जिसे हम सब प्रकाश पर्व मानते हैं, अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक। लेकिन ये कहानी इसी प्रतीकवाद को जैसे उलट देती है, उसे एक रहस्यमयी, शायद थोड़ी भयावह दिशा में ले जाती है। देखना ये होगा कि कहानी इस जाने पहचाने त्योहार के माहौल का इस्तेमाल कैसे करती है, खास तौर पर इसके जो मनोवैज्ञानिक और थ्रिलर वाले तत्व हैं उन्हें और गहरा करने के लिए। कहानी का पहला हिस्सा है द रिटर्न। ये राघव मेहता के बारे में है। राघव कोई 40-42 साल का होगा। 7 साल विदेश में रहने के बाद वापस अपने पुश्तैनी घर मुंबई लौटता है। घर पहुंचता है तो देखता है घर खाली है, माता पिता अब नहीं रहे और भाई अर्जुन वो लापता है। और उसे मिलती है बस एक चिट्ठी। उसमें सिर्फ इतना लिखा है, राघव, इस दिवाली घर आ जाओ। समय आ गया है उसका भुगतान करने का जो तुमने किया। कोई नाम नहीं, कोई साइन नहीं, पर लिखावट वो जानी पहचानी है, उसके मृत भाई अर्जुन की। यहीं से रहस्य बनना शुरू होता है। कितनी तनाव भरी शुरुआत है ना। हाँ हाँ, ये शुरुआत कहानी का मूड एकदम से सेट कर देती है। रहस्य, अपराध बोध और शायद कुछ अलौकिक सपोर्ट भी। 7 साल का गैप, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। इतने समय बाद ही क्यों लौटा वो? और फिर वो मृत भाई की लिखावट वाला खत, ये बहुत ही चालाकी से बुना गया होके। क्या ये सच में अर्जुन की आत्मा है या फिर कोई है जो राघव के अतीत को जानता है, कोई जो उसके अपराध बोध के साथ खेल रहा है? ये सीधा सीधा इशारा है राघव के दबे हुए अतीत की तरफ, उसकी किसी मुमकिन अपराध की ओर। ये सुनने वाले को फौरन कहानी में खींच लेता है। सही कहा आपने। इसके बाद कहानी दूसरे हिस्से द हाउस में जाती है। राघव उस वीरान घर में दिवाली के दिए जलाता है। बाहर पटाखों का जश्न का शोर है, पर घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी है। और फिर कुछ कुछ अजीब होता है। राघव जितने दिए जलाता है वो रहस्यमयी तरीके से बुझते जाते हैं। कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं। और फिर अचानक बिजली चली जाती है, एकदम अंधेरा। जब बिजली वापस आती है तो उसे जली हुई माचिस की तीलियों का एक निशान दिखाई देता है। वो निशान बंद पड़े बेसमेंट यानी तहखाने के दरवाजे की तरफ जा रहा है। यहाँ माहौल बनाने का तरीका देखिए, बहुत प्रभावी है। दियों का बुझना, दिए जो पारंपरिक रूप से शुभ माने जाते हैं, प्रकाश का प्रतीक हैं, वो यहाँ अशुभ और किसी अनदेखी, शायद विरोधी ताकत का संकेत बन जाते हैं। ये क्लासिक हॉरर या थ्रिलर फिल्मों की तकनीक है, जहाँ सुरक्षित महसूस कराने वाली चीजें ही खतरनाक लगने लगती हैं। घर खुद एक तरह से एक किरदार बन जाता है जो कई राज दबाए बैठा है। और बाहर का जो उत्सव का शोर है और अंदर का सन्नाटा और डर, ये विरोधाभास कहानी के तनाव को कई गुना बढ़ा देता है। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये राघव की जो अंदरूनी हालत है उसको भी दिखाता है। बाहरी दुनिया से कटा हुआ, अपने ही अतीत के अंधेरे में घिरा हुआ। और वो माचिस की तीलियों का निशान, वो उसे तहखाने तक ले जाता है। तीसरा हिस्सा द बेसमेंट। ये तहखाना सालों से बंद था, ठीक उसी समय से जब से उसका भाई अर्जुन गायब हुआ था। राघव हिम्मत करके दरवाजा खोलता है। अंदर धूल भरी पुरानी चीजें, टूटा फूटा फर्नीचर और बीचों बीच एक अकेला दिया जल रहा है। उसी दिए की हल्की रोशनी में उसे अर्जुन की घड़ी मिलती है और उसके नीचे एक यूएस ड्राइव। वो अकेला जलता हुआ दिया उस बंद अंधेरी जगह में। क्या कहेंगे सिमिच के बारे में? तहखाना यहाँ एक क्लासिक मेटाफर है, दबी हुई यादों का, अनकहे रहस्यों का, अतीत के बोझ का। सालों से बंद होना, ये इस बात पर और जोर देता है कि कुछ है जिसे जानबूझकर छुपाया गया है, दबाया गया है। अर्जुन की घड़ी, वो उसकी मौजूदगी का एक ठोस सबूत है, या शायद उसके साथ हुई किसी अनहोनी का संकेत। और यूएसबी ड्राइव,
ये आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कहानी को एक दिलचस्प मोड़ देता है। अतीत के राज अब डिजिटल रूप में सामने आने वाले हैं। वो अकेला दिया, इसके कई मतलब हो सकते हैं। क्या ये उम्मीद की कोई किरण है, या बचे हुए अपराध बोध का प्रतीक, या फिर जैसा कहानी इशारा कर रही है, अर्जुन की मौजूदगी का कोई अलौकिक संकेत? यह अकेला दिया तनाव और रहस्य को और ज्यादा गहरा कर देता है। बिल्कुल। राघव फिर वो यूएसबी ड्राइव अपने लैपटॉप में लगाता है। एक वीडियो फाइल खुलती है, तारीख दिवाली 2018। वीडियो में पहले राघव और अर्जुन दिखते हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। फिर अचानक माहौल बदल जाता है। दोनों में तीखी बहस होती है। अर्जुन चिल्लाता है, तुम ये नहीं कर सकते राघव, तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे। नशे में धुत राघव उसे जोर से धक्का देता है। अर्जुन गिरता है, उसका सर शायद किसी चीज से टकराता है, और फिर खामोशी। वीडियो वहीं खत्म हो जाता है और राघव को उससे सब याद आ जाता है। उस रात क्या हुआ था, कैसे उसने लाश छुपाई, सबूत मिटाए और देश छोड़ के भाग गया। लेकिन यहाँ सवाल और भी गहरे हो जाते हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड किसने किया, और उसे वहां तहखाने में किसने रखा? ये दिया किसने जलाया? हाँ, ये राघव के लिए एक बहुत ही क्रूर लेकिन नाटकीय रूप से अपने अतीत का सामना करना है। वीडियो का अचानक खत्म होना उस घटना की भयावहता और राघव की मेमोरी पर उसके असर को दिखाता है। उसे याद आता है। ये फ्रेज बताता है कि स्मृति पूरी तरह दबी हुई थी, शायद अपराध बोध के कारण कुचली हुई थी। अब विजुअल सबूत सामने हैं, मगर जो सवाल अनुत्तरित हैं, किसने रिकॉर्ड किया, किसने यूएसबी रखी, किसने तहखाने में दिया जलाया, ये कहानी को एक साधारण दुर्घटना से कहीं ज्यादा पेचीदा बना देते हैं। क्या कोई तीसरा शख्स भी शामिल था, कोई गवाह, या ये वाकई में कोई अलौकिक बदला है? ये पारिवारिक रहस्यों और अपराध के मनोवैज्ञानिक बोझ का जो विषय है, उसको बहुत असरदार तरीके से सामने लाता है। और ये जो मनोवैज्ञानिक दबाव है, ये अगले हिस्से द विजिटर में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दरवाजे पर दस्तक होती है, राघव दरवाजा खोलता है तो सामने एक पुलिस वाला खड़ा है। वो कहता है कि उन्हें आग लगने की सूचना मिली है। राघव मना करता है, कहता है यहाँ कोई आग नहीं लगी। पुलिस वाला जाते जाते कहता है, अजीब बात है, कॉल करने वाले ने अपना नाम अर्जुन मेहता बताया था। ये सुनकर तो राघव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दरवाजा बंद करके मुड़ता है तो उसे अपने पीछे एक परछाई दिखती है, और तहखाने वाला दिया वो फिर से जल उठता है, इस बार ज्यादा तेज लौ के साथ। और तभी एक फुसफुसाहट गूंजती है, तुमने दुनिया को झूठ से रोशन किया राघव, अब अंधेरे को तुम्हारा सच रोशन करने दो। ये कहानी का क्लाइमैक्स पॉइंट है, कह सकते हैं। यहाँ असलियत और वहम के बीच की जो लकीर है वो पूरी तरह मिट जाती है। क्या वो पुलिस वाला असली था, या वो राघव के बढ़ते हुए पैरानोया का हिस्सा था? अर्जुन के नाम से कॉल, क्या ये किसी की चाल है, या वाकई कुछ सुपरनैचुरल हो रहा है? और वो फुसफुसाहट, वो सीधे राघव के गुनाह और उसके पाखंड पर चोट करती है। अब दिया सिर्फ एक प्रतीक नहीं रहा, वो एक्टिवली कहानी का हिस्सा बन गया है। शायद इंसाफ का आगाज करने वाला, या आने वाली तबाही का संकेत। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राघव का असली दुश्मन कौन है? कोई बाहरी ताकत, या उसका अपना ज़मीर, उसका अपना अपराध बोध, जो अब एक तरह से साकार हो चुका है। कहानी का अंत यानी उपसंहार, द लास्ट लाइट, बहुत ही मार्मिक और डरावना है। अगली सुबह पुलिस को मेहता हाउस जला हुआ मिलता है। राघव की लाश मेन दरवाजे के पास पड़ी है, और उसके हाथ में अब भी एक बुझा हुआ दिया है। दीवार पर कालिक से लिखा हुआ मिलता है, हर रोशनी एक साया छुपाती है। ये अंत कई तरह की व्याख्याओं के लिए खुला है। राघव अपने अपराध बोध की आग में जल गया, शाब्दिक तौर पे भी और रूपक के तौर पे भी। हाथ में दिया पकड़े होना, ये एक शक्तिशाली विडंबना है। क्या वो अंत तक रोशनी ढूंढ रहा था, या शायद प्रायश्चित, या फिर वो दिया ही उसके विनाश का प्रतीक बन गया, सत्य की वो रोशनी जिसे वो झेल नहीं सका? और वो आखिरी संदेश, हर रोशनी एक साया छपाती है, ये कहानी के मूल विचार को पुख्ता करता है। ये सिर्फ राघव की कहानी नहीं है, बल्कि एक बड़े सच की तरफ इशारा करती है कि अक्सर चमक दमक और उत्सव के पीछे भी अंधेरे रहस्य छिपे हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कहानी दिवाली के जाने पहचाने प्रतीकों, दिए, रोशनी, उत्सव को लेती है और उन्हें एक डार्क ट्विस्ट देती है। ये वाकई एक दिलचस्प तरीका है एक क्राइम थ्रिलर बनाने का। आपको क्या लगता है, ये रूपरेखा एक असरदार कहानी बनाने में कामयाब होती है? मेरे विचार में हाँ,
रूपरेखा के तौर पे ये काफी मजबूत है। ये दिवाली के सांस्कृतिक महत्व का इस्तेमाल करके कहानी को एक अनोखी परत देती है। प्रकाश बनाम अंधकार का जो पारंपरिक विचार है वो यहाँ उलट दिया गया है। रोशनी झूठ को छुपाती है और अंधेरा सच को सामने लाता है। अपराध बोध, बदला, पारिवारिक रहस्य, ये थीम्स बहुत साफ तौर पर उभरते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये कहानी इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि कैसे उत्सव के मौके भी व्यक्तिगत त्रासदियों और अनसुलझे अतीत का बोझ ढो सकते हैं। ये मेमोरी की अविश्वसनीयता और सत्य के सामने आने की जो अनिवार्यता है उसको भी दर्शाती है। हाँ, इसे लिखते समय ये संतुलन बनाना जरूरी होगा कि अलौकिक तत्व मनोवैज्ञानिक थ्रिलर पर हावी ना हो जाएं या इसका उल्टा ना हो जाए। दोनों का बैलेंस जरूरी है। तो हमने द लास्ट लाइट ऑफ दिवाली की इस कहानी रूपरेखा के अलग अलग पहलुओं पर गौर किया। इसकी बनावट, इसके प्रतीक और इसका मनोवैज्ञानिक तनाव। ये निश्चित रूप से एक ऐसी कहानी का खाका है जो सोचने पर मजबूर करती है, त्योहारों के उल्लास के पीछे छिपे अंधेरों को टटोलती है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे रोजमर्रा की या जानी पहचानी चीजों जैसे एक त्योहार का इस्तेमाल करके मानव मन की जटिलताओं, अपराध, पछतावा, न्याय की इच्छा, इनको गहराई से दिखाया जा सकता है। रोशनी हमेशा पवित्रता या स्पष्टता का ही प्रतीक नहीं होती। कभी कभी वो उन सायों को और ज्यादा उजागर कर देती है जिन्हें हम छुपाना चाहते हैं। और इसी सोच के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। एक अंतिम विचार सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जब हम त्योहारों की रोशनी और चमक दमक में खोए होते हैं तो क्या हम अनजाने में कुछ सच्चाइयों या असहज करने वाले पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं? क्या हर उत्सव की अपनी एक परछाई होती है, एक अनकहा साया? सोचने वाली बात है।